ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 52। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैसे ही युनचे होटल पहुंचते ही अपने रूम का दरवाजा खोलने वाला था, उसे पता चल जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट उसे मारने के इरादे से अंदर छुपा हुआ है। तभी जैस्मिन की आवाज अचानक तेजी से उसके दिमाग में गूंजी, जल्दी निकलो, वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 8वें लेवल पर है, उसने तुम्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया है, अब आगे। जैस्मिन की चेतावनी मिलते ही युनचे ने बिना सोचे समझे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया और होटल से बाहर निकलकर तेजी से भागने लगा। क्रैश की आवाज के साथ उसके पीछे दरवाजे और दीवारों के टूटने की आवाज आई और फिनिक्स फ्लेम की एक गर्म वेव चीखते हुए उसके पीछे आई। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट से कोई। युनचे का दिल भारी हो गया, लेकिन क्यों? और ये साफ तौर पर मुझे मारने आया है, कहीं ये फंग शीचन तो नहीं? युनचे की रफ्तार एम्परर प्रोफाउंड के लेटर स्टेजेस के प्रैक्टिशनर से मैच नहीं कर सकती थी। 10 सांस से भी कम समय में उनके बीच का फासला सिर्फ 7 मीटर रह गया। फिनिक्स फ्लेम की एक और वेव हवा को चीरते हुए उसकी तरफ आई। युनचे तेजी से एक तरफ हटा और आग से बच गया। फिर उसने रुककर पलटने का फैसला किया। उसका पीछा करने वाला शख्स भी उसके सामने आकर रुक गया, जैसे वो अपने शिकार को खेलने का मौका दे रहा हो। युनचे ने भौहें सिकोड़कर पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हारे पास सच में फिनिक्स प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का ऑरा है, तो तुम वही अफवाहों वाले युनचे हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। युनचे ने भी ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, है लगता है तुम्हारा डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मुझसे डर गया है। मैं 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में यह मामला सबके सामने सुलझाने आया था, लेकिन तुम्हारा सेक्ट असैसिनेशन जैसे घटिया तरीके इस्तेमाल कर रहा है। लगता है सो कॉल्ड डिवाइन फिनिक्स सेक्ट बस इतना ही है। वो आदमी हंस पड़ा, हाँ, हमारी नजरों में तुम सिर्फ एक कीड़े हो जिसने हमारा ब्लड लाइन चुराया है। भला हमारा सेक्ट एक कीड़े से क्यों डरेगा? मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि 13th प्रिंस तुम्हारी जान चाहता है। युनचे की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। तो जैसा सोचा था वैसा ही है। बात खत्म करते ही फंग चिहुओ का फिगर युनचे की तरफ लपका। उसकी 5 उंगलियों पर फिनिक्स फ्लेम्स जल रही थीं और निशाना सीधा युनचे की छाती पर था। साफ था कि वो उसे एक ही झटके में मार देना चाहता था। फंग चिहुओ के हमले के आगे युनचे की निगाहें चमक उठीं। उसने तुरंत स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया, जिससे हवा में उसके 3 नकली आफ्टर इमेजेस बन गए और फंग चिहुओ का हमला बेकार गया। एक गहरी सांस लेते हुए युनचे ने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा की और तेजी से साउथ की तरफ भाग निकला। हवा में खाली हाथ मारकर फेंग चिहुओ पल भर के लिए हैरान रह गया। उसकी आंखें भी नहीं देख पाई थीं कि युनचे कैसे बचा, और उसके बाद उसकी रफ्तार ने उसे और भी हैरान कर दिया। वो साफ तौर पर अर्थ प्रोफाउंड रेल्म पर था, लेकिन उसकी स्पीड किसी लो लेवल थ्रोन से कम नहीं थी। फेंग चिहुओ ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, जैसा सोचा था उसके पास कुछ स्किल्स हैं। उसके दिल में गुस्से की एक वेव उठी। भले ही युनचे की स्पीड उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी, वो फिर भी उसके हाथों से बच नहीं सकता था। उसके पास सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड की ताकत थी, जिसका मतलब था कि वो उड़ नहीं सकता था, और जमीन पर दौड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। फंग चिहुओ गुर्राते हुए बोला, बच्चे, देखते हैं तुम कहां तक भागते हो। फंग चिहुओ का जिस्म एक तीर की तरह युनचे के पीछे लपका। उसकी रफ्तार से हवा में कान फाड़ देने वाली आवाजें आने लगीं। स्पीड में साफ अंतर के कारण कुछ ही पलों में दोनों के बीच का फासला सिर्फ 60 मीटर रह गया। तभी भागते हुए युनचे ने अचानक पलटकर फेंग चिहुओ पर एक काली चीज फेंकी। रात का अंधेरा प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के कारण और भी गहरा हो गया था। फेंग चिहुओ ने अपने सामने एक तेज सीटी की आवाज सुनी, लेकिन साफ देख नहीं पाया कि वो क्या था। उसने उसे अपने जिस्म से रोकने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वो कोई जहरीली चीज ना हो। वो तेजी से एक तरफ हटा, और जब वो चीज उसके पास से गुजरी तब उसने देखा कि वो सिर्फ एक मामूली पत्थर था। हवा को चीरने की आवाज एक बार फिर गूंजी और फेंग चिहुओ की निगाहें नफरत से भर गईं। पत्थर को टुकड़ों में तोड़ते हुए उसने ताना मारा, सच में एक मजेदार संघर्ष। क्या तुम अभी भी मेरे हाथों से बचने का सपना देख रहे हो? कुछ ही पलों में फासला घटकर सिर्फ 45 मीटर रह गया था। युनचे का चेहरा अभी भी शांत था। उसने फिर से पलटकर एक और काली चीज हवा में उछाली। 45 मीटर की दूरी फंग चिहुओ के अटैक रेंज में थी। इस बार उसने अपने हाथ में प्रोफाउंड एनर्जी जमा की और बिना देखे कि वो क्या है, उसे कैजुअली थप्पड़ मारकर हटाने की कोशिश की। बूम! एक गरजती हुई आवाज डिवाइन फिनिक्स सिटी की शांत रात में गूंज उठी।
एक विशाल एनर्जी स्टॉर्म हवा में जोर से फट पड़ा, जैसे आसमान में कोई शानदार आतिशबाजी हुई हो। पहले 2 पत्थर युनचे ने सिर्फ एक बहाने के लिए फेंके थे, लेकिन तीसरी चीज हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब थी, जो उसने श्याओ वुई के जिस्म से हासिल की थी। इस ऑर्ब की ताकत एक लो लेवल थ्रोन को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। फेंग चिहुओ जैसे योद्धा के लिए अगर वो पूरी ताकत से बचाव करता तो शायद बच जाता, लेकिन वो बिल्ली चूहे के खेल में इतना मग्न था कि उसने बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। धमाके की आग में उसका पूरा बायां हाथ जलकर राख हो गया, जिससे ताजा खून टपकने लगा। उसका फिनिक्स रोब टुकड़ों में फट गया और उसका चेहरा, हाथ और सीना घावों से भर गए। उसके बाल भी आधे जल चुके थे। वो बेहद पिटीफुल हालत में था। और युनचे, वो बहुत पहले ही वहां से भाग चुका था। उसका कोई निशान तक नहीं था। फेंग चिहुओ के जिस्म पर लगे घाव मामूली थे, लेकिन उसके दिल में लगी आग उसे जला रही थी। वो गुस्से से कांपते हुए अपने जले हुए हाथ को देख रहा था। वो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का एक महान हाई लेवल थ्रोन एक मामूली अर्थ प्रोफाउंड जूनियर के हाथों ऐसी हालत में पहुंच गया था। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। फेंग चिहुओ के बाल गुस्से में खड़े हो गए और उसके जिस्म से आग की लपटें उठने लगीं। वो जोर से चिल्लाया, युनचे, मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में चीर दूंगा। एक दहाड़ के साथ उसने अपनी सबसे तेज रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, अपनी परसेप्शन को उसकी सीमा तक फैला दिया। कुछ देर तेजी से दौड़ने के बाद युनचे ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को कंट्रोल करने लगा ताकि वो छुप सके। शिकार होते हुए युनचे का दिमाग सबसे साफ स्थिति में था। अंधेरे में एक अनजान शहर में वो अपनी छुपने की काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था। अजीब रास्तों से गुजरते हुए वो तेजी से शहर के दक्षिणी हिस्से के पास पहुंचा। रात धीरे धीरे बीत रही थी और आसमान में सुबह की पहली किरण दिखने लगी थी। युनचे को शहर का ऊंचा शानदार दक्षिणी दरवाजा दिखाई दे रहा था। इतनी देर में फेंग चिहुओ, जो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया था। युनचे ने एक गहरी सांस ली और बिल्कुल स्वाभाविक दिखते हुए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, 2 भारी भरकम जिरह बंद गार्ड्स ने उसे रोक लिया। एक गार्ड ने सख्ती से कहा, इंपीरियल पैलेस से आदेश हैं, आज सुबह 7 बजे से पहले किसी को भी शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। नियम तोड़ने वालों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रैंकिंग टूर्नामेंट में अभी 10 दिन बाकी थे और शहर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दरवाजे अचानक बंद क्यों हो गए? सबसे बड़ी संभावना यही थी कि फेंग चिहुओ पूरी रात उसे न ढूंढ पाने के गुस्से में फेंग शीचन से शहर के दरवाजे बंद करवा चुका था। युनचे 2 कदम पीछे हटा। उसके दिमाग में तेजी से कुछ विचार आए और फिर उसने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और दोनों गार्ड्स को जोर से धक्का देकर आगे बढ़ गया। एक गार्ड चिल्लाया, रोको उसे। युनचे का यह काम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा था। आसपास के कई दर्जन गार्ड्स तुरंत उसकी तरफ दौड़े। युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट निकाला और बिना देखे एक झटके में घुमा दिया। उस भारी तलवार की ताकत एक तूफान की तरह थी जिसने गार्ड्स को हवा में उछाल दिया। वो काफी देर तक उठ नहीं पाए और उनके हथियार भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही डिवाइन फीनिक्स सिटी के गार्ड्स अभी भी कमजोर थे, क्योंकि यहां कोई उत्पात मचाने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही शहर को बंद करने का आदेश था, दरवाजे अभी भी खुले थे। युनचे ने सारी रुकावटों को एक झटके में हटा दिया और उनके रिएक्ट करने का इंतजार किए बिना एक हवा के झोंके की तरह शहर से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने शहर के बाहर कदम रखा, उसने स्नो फीनिक्स को बुलाया और पलक झपकते ही आसमान में दूर उड़ गया। एक गार्ड ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, जल्दी लॉर्ड चिहुओ को सूचित करो। 15 मिनट बाद गर्मी की एक वेव शहर के दरवाजों के ऊपर से गुजरी, सीधे उस दिशा में बढ़ते हुए जहां युनचे भागा था। यह और कोई नहीं बल्कि फेंग चिहुओ था। फेंग शीचन ने उसे युनचे को चुपके से मारने का आदेश दिया था, बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन साफ था कि फेंग चिहुओ गुस्से में अंधा हो चुका था। एक मामूली अर्थ प्रोफाउंड जूनियर के हाथों ऐसी बेइज्जती सहने के बाद अगर उसने युनचे को नहीं मारा तो उसके दिल की नफरत कभी नहीं मिटेगी। स्नो फीनिक्स बीस्ट की रफ्तार युनचे से कई गुना तेज थी। भले ही फेंग चिहुओ सही दिशा में ढूंढ रहा था, उसे पकड़ पाना आसान नहीं था। लेकिन युनचे इस इलाके से बिल्कुल अनजान था। उसके पास जो नक्शा था उसमें सिर्फ डिवाइन फीनिक्स सिटी तक का रास्ता था। इसके बाहर की टोपोग्राफी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अब वो फेंग चिहुओ से बच पाएगा या नहीं, यह पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था। दूसरी तरफ फेंग चिहुओ इस इलाके से बेहद परिचित था। साथ ही स्नो फीनिक्स जहां भी जाती, वो ठंडी हवा की एक हल्की लकीर छोड़ जाती, जो पीछा करने के लिए एक साफ निशान था। युनचे के जोर देने पर स्नो फीनिक्स अपनी पूरी रफ्तार से उड़ने लगी। 1 घंटे बाद भी पीछे से कोई आहट नहीं आई, लेकिन युनचे ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया।
उसे यकीन था कि फेंग चिहुओ ने पीछा करना नहीं छोड़ा है। वो अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि स्नो फिनिक्स की रफ्तार फेंग चिहुओ से ज्यादा धीमी नहीं थी। तभी युनचे को साउथ वेस्ट दिशा में एक विशाल माउंटेन रेंज दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों को छू रहे थे। उसका दिल हिला और उसने फौरन दिशा बदलकर उन पहाड़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो माउंटेन रेंज में घुसा, एक अजीब सी झुलसा देने वाली गर्मी उससे टकराई। यहां के पेड़ पौधे भी ज्यादातर लाल रंग के थे और उनसे आग जैसी गंध आ रही थी। रास्ते में उसे जो भी प्रोफाउंड बीस्ट्स मिले, उनमें से 90% फायर एट्रीब्यूट के थे। युनचे ने सोचा, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि यह जगह डिवाइन फीनिक्स सिटी के पास है। 2 घंटे तक उड़ने के बाद फेंग चिहुओ का कोई निशान नहीं था। युनचे ने रफ्तार धीमी की और स्नो फिनिक्स को नीचे उतार लिया, पहाड़ों के बीच छिपने की कोशिश करने लगा। तभी जैस्मिन की धीमी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। यह जगह कुछ आम जैसी नहीं लगती। युनचे ने तुरंत पूछा, आम जैसी नहीं? क्या मतलब? जैस्मिन ने कहा, मुझे लगा था कि यह गर्मी किसी ज्वालामुखी से आ रही है, लेकिन इस जगह के फायर एलिमेंटल पार्टिकल्स बेहद एक्टिव हैं। ये एक विशाल छुपे हुए प्रोफाउंड फॉर्मेशन से आ रहे हैं जो जमीन के बहुत नीचे है। ये पूरा माउंटेन रेंज उस फॉर्मेशन में लिपटा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने लगभग 8000 साल पहले बनाया था। इसका मतलब है ये उनका इलाका है। जैस्मिन ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी जगह आ गए हो जहां तुम्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तभी एक आवाज आई, बच्चे देखते हैं इस बार तुम कहां भाग कर जाओगे। जैसे ही जैस्मिन की आवाज खत्म हुई, एक गुस्से से भरी दहाड़ युनचे के कानों के पास गूंजी। ये आवाज आगे से आई थी। युनचे ने सिर उठाया और देखा कि फेंग चिहुओ उसके सामने एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। उनके बीच काफी दूरी थी, लेकिन युनचे उसके जिस्म से निकल रहे उबलते हुए गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। युनचे मन ही मन हैरान था। अगर फेंग चिहुओ ने उसे पीछे से पकड़ा होता तो वो हैरान ना होता, लेकिन वो उसके सामने प्रकट हुआ था और युनचे ने उसे डिटेक्ट तक नहीं किया था। जैस्मिन जानती थी कि युनचे क्या सोच रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है आगे बड़ी मुसीबत है। ये प्रोफाउंड फॉर्मेशन इतना सरल नहीं है। युनचे की भौहें सिकुड़ गईं। उसने स्नो फिनिक्स के पंखों को पकड़ा और चिल्लाया, लिटिल चैन चलो। स्नो फिनिक्स तेजी से पलटी और एक सफेद लकीर में बदलकर उल्टी दिशा में उड़ गई। पीछे से फेंग चिहुओ की दहाड़ आई, तुम अभी भी भागना चाहते हो? भले ही तुम्हारे पास 100 जाने हो, यहां से बचने की सोचना भी मत। स्नो फिनिक्स अपनी पूरी रफ्तार से नीचे उतरी और 2 संकरी घाटियों के बीच से गुजरने लगी। युनचे ने पीछे देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने स्नो फिनिक्स को अपनी उड़ान 30 मीटर से ऊंची न रखने का आदेश दिया। जैसे ही वो वैली के पास पहुंचे, उसने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल करके तुरंत फ्रोजन एंड इल्यूजरी मिरर को एक्टिवेट किया। इसने उसे और स्नो फिनिक्स को अपने अंदर समा लिया, उनके ऑरस को पूरी तरह से छिपा दिया। फिर उसने एक प्रोफाउंड हैंडल को दूसरी वैली में फेंक दिया। ये एक ट्रिक थी जिसे वो अपने पीछा करने वालों को भटकाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये हर बार काम करती थी और कभी फेल नहीं हुई थी। पीछे फेंग चिहुओ तेजी से पीछा नहीं कर रहा था। उसके सामने एक अजीब धीरे धीरे घूमने वाला आग जैसा लाल प्रोफाउंड फॉर्मेशन था। एक सफेद डॉट उस फॉर्मेशन के अंदर घूम रहा था। इस डॉट को देखते हुए फेंग चिहुओ के चेहरे पर एक ताना भरी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें अचानक हिलीं क्योंकि उसे महसूस हुआ कि फॉर्मेशन में सफेद डॉट की दिशा और युनचे के ऑरा की दिशा में एक बड़ा अंतर आ गया था। फेंग चिहुओ ने सोचा, क्या हुआ? ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन में गलती कैसे हो सकती है? वो कुछ देर तक हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर उसने अपने हाथ उठाए और उस लाल प्रोफाउंड फॉर्मेशन को बड़ा करने लगा। अपनी फिनिक्स प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डालते ही फॉर्मेशन तेजी से घूमने लगा और 2 अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगे। एक सीन में युनचे स्नो फिनिक्स पर तेजी से उड़ रहा था। दूसरे में एक हैरान करने वाली चीज थी, एक बेहद तेज चमकती हुई पीली नारंगी रोशनी की लाइन। फेंग चिहुओ को जो युनचे का ऑरा महसूस हो रहा था, वो असल में उस रोशनी की लाइन से आ रहा था। उसका ऑरा और युनचे का ऑरा बिल्कुल एक जैसे थे। उस नारंगी रोशनी की लाइन को देखकर फेंग चिहुओ पहले हैरान हुआ, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर गहरे सदमे और अविश्वास के भाव आ गए। थोड़ी देर बाद गहरे आश्चर्य से भरे 2 शब्द उसके मुंह से निकले। उसने कहा, प्रोफाउंड हैंडल। स्नो फिनिक्स तेजी से वैली से गुजर रही थी। सामने सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही थी। फेंग चिहुओ ने पीछा नहीं किया था, लेकिन युनचे को अभी भी राहत महसूस नहीं हुई। उल्टा उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा जैसे एक जोड़ी आंखें लगातार उसे घूर रही हैं। यह कैसे हो सकता है? क्या यह उसकी गलत फहमी थी?
तभी एक आवाज आई, भागो, भागते रहो, मुझे देखने दो, तुम कितनी दूर तक भाग सकते हो। फंग चिहुओ की आवाज अचानक गूंजी और वो अभी भी आगे से आ रही थी। युनचे का रंग बदल गया। उसने सिर उठाया तो देखा कि 90 मीटर आगे फेंग चिहुओ हवा में आराम से फ्लोट कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान थी। इस बार उसके जिस्म से कोई किलिंग इंटेंट नहीं आ रहा था। युनचे को अब पूरा यकीन हो गया कि देखे जाने का एहसास उसकी गलत फहमी नहीं थी। फेंग चिहुओ उस पर नजर रखने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल कर रहा था और वो तरीका शायद वही प्रोफाउंड फॉर्मेशन था जिसके बारे में जैस्मिन ने बताया था। इस बार युनचे तुरंत नहीं भागा। उसने ठंडे आवाज में फेंग चिहुओ को घूरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे ट्रैक करने के लिए इस जगह के प्रोफाउंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो? फेंग चिहुओ हंस पड़ा। ओह, तुम यहां के ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन को महसूस कर सकते हो? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास भी फीनिक्स ब्लड लाइन है, वरना तुम अंदर आ ही नहीं पाते। वो पास आते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हारी छिपने की काबिलियत वाकई कमाल की थी, लेकिन तुम कहीं और भागने के बजाय ठीक यहीं आ गए। मैंने 100 साल जिए हैं और खुद ही जाल में फंसने का इतना अच्छा उदाहरण कभी नहीं देखा। युनचे ने पूछा, ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन, आखिर ये जगह है क्या? फेंग चिहुओ ने कहा, यह फीनिक्स माउंटेन रेंज है, एक ऐसी जगह जिसे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट अपने यंगर जनरेशन के डिसाइपल्स को परखने के लिए इस्तेमाल करता है, और सिर्फ वही लोग जिनके पास फीनिक्स ब्लड लाइन है वही अंदर आ सकते हैं। मैं इस फीनिक्स माउंटेन रेंज के सुपरवाइजर्स में से एक हूं। इस ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन की मदद से मैं यहां सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, यहां तक कि स्पेस में ट्रैवल भी कर सकता हूं। युनचे यह सुनकर हैरान रह गया। फेंग चिहुओ ने आगे कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम कहां हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका ताकि तुम और गहराई में आ जाओ, यहां तक। उसने युनचे को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम अब एक बंद बर्तन में कैद कछुए की तरह हो, लेकिन चिंता मत करो, मुझे अब तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे जिस्म पर मुझे कुछ ऐसा दिखा है जो सेक्ट मास्टर को और यहां तक कि 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ हमारे ब्लड लाइन के एक बास्टर्ड नहीं, बल्कि इल्यूजरी डीमन रेल्म से एक डीमन हो। मैंने पहले जो प्रोफाउंड हैंडल तुमने इस्तेमाल किया था उसे साफ साफ देखा है। यह सुनते ही युनचे का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसकी आंखों में एक बेहद तीव्र किलिंग इंटेंट चमक उठी। युनचे के दोनों हाथ कस गए और उसकी आंखें हड्डी तक चुभने वाली ठंडी हो गईं। पहले उसने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल नहीं भाग सकता था। यह इंसान जो उसके प्रोफाउंड हैंडल को पहचानता है, उसे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, अब उसे मारना ही होगा। फेंग चिहुओ ने हंसते हुए कहा, भागो, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? क्या तुमने अपनी किस्मत मान ली है, या तुम इतना डर गए हो कि होश खो बैठे हो? चलो छोड़ो, अब मुझे यह चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर देना चाहिए। भले ही मैंने तुम पर इतना वक्त बर्बाद किया, लेकिन इतनी अनोखी चीज हाथ लगने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई नुकसान हुआ है। मैंने तो यह भी सुना है कि तुम ब्लू विंड एम्परर के दामाद हो। टिस्क टिस्क। अगर उस ब्लू विंड नेशन के बदकिस्मत एम्परर और दूसरे छोटे देशों को पता चला कि उनका पावरफुल प्रिंस कंसॉर्ट इल्यूजरी डीमन रेल्म का एक डीमन है, तो पता नहीं उनका रिएक्शन कितना शानदार होगा। हा हा। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई और उसका चेहरा बर्फीला और गंभीर हो गया। फेंग चिहुओ ने कहा, भले ही मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन एक बार मैंने तुम्हें सेक्ट मास्टर को दे दिया, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। तुमने मेरे साथ जो चालें चली हैं उनका हिसाब मैं अब ठीक से करूंगा। इतना कहकर फेंग चिहुओ आसमान से नीचे की तरफ झपटा। उसने अपनी बांह को एक झटके में घुमाया और आग का एक 6 मीटर चौड़ा कॉलम तुरंत नीचे की तरफ शूट हुआ। युनचे के पास पहुंचते पहुंचते वह आग एक फायर फिनिक्स में बदल गई जो हवा में नाचने लगी, और वहां का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जमीन पिघलने लगी। युनचे को फिनिक्स फायर से डर नहीं लगा, लेकिन उस आग के अंदर एक हाई लेवल थ्रोन की प्रोफाउंड एनर्जी छिपी थी। यह महसूस करते ही युनचे का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपनी ड्रैगन फोल्ड सोर्ड उठा ली। एक जोर की दहाड़ के साथ उसने अपनी हेवी सोर्ड की ताकत को ऊपर उस फायर फिनिक्स की तरफ चला दिया। फिनिक्स फायर और हेवी सोर्ड की आंधी आपस में टकराई, पर युनचे के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला भाव आया। उसकी हेवी सोर्ड की ताकत सिर्फ आधे सांस तक ही टिक पाई और फिर पूरी तरह से बिखर गई। फायर फिनिक्स बिना रुके नीचे उतरी और युनचे और स्नो फिनिक्स पर टूट पड़ी। फिनिक्स फायर के फटने की आवाज तूफान जैसी थी और उसकी गर्मी ने आसपास के स्पेस को जैसे फुला दिया हो। उस आग के बीच से युनचे के कराहने और स्नो फिनिक्स की दर्दनाक चीख सुनाई दी। एक को ईस्ट की तरफ फेंक दिया गया जबकि दूसरे को वेस्ट की तरफ। युनचे चिल्लाया, लिटिल चैन। स्नो फिनिक्स अपना बैलेंस खो चुकी थी। एक सूखे पत्ते की तरह हवा में घूमते हुए
वो कई 100 मीटर दूर जाकर गिरी। उसके बर्फ जैसे सफेद पंखों पर खून के लाल धब्बे तेजी से फैल रहे थे। जमीन पर गिरने के बाद उसने कोई आवाज नहीं की। आखिरकार वो सिर्फ एक स्काई प्रोफाउंड बीस्ट थी। एक हाई लेवल थ्रोन के अटैक को सहना उसके बस में नहीं था। बैंग की एक जोरदार आवाज के साथ युनचे भी बुरी तरह नीचे गिरा, जिससे जमीन पर 2 बड़े गड्ढे बन गए। उसके कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी वो अपनी सारी ताकत लगाकर ड्रैगन फॉल्ट के सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से खड़े होकर वो जोर जोर से हाँफने लगा। युनचे ने मन ही मन गंभीर होकर पूछा, जैस्मिन, मेरी अभी की बॉडी के साथ मैं परगेटरी स्टेट को मैक्सिमम कितने टाइम तक मेंटेन कर सकता हूं? जैस्मिन जानती थी कि फंग चिहो के सामने युनचे का बचना नामुमकिन था। अगर उसे मारना है तो परगेटरी का गेट खोलना ही होगा। उसने सावधानी से जवाब दिया, 15 सांस तक, और अगर आखिरी हद तक खींचो तो 20 सांस से ज्यादा नहीं, वरना तुम्हारे बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और तुम्हारा ग्रेट वे ऑफ द बुधा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फंग चिहो आराम से हवा से नीचे उतरा। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी नफरत थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। उसने कहा, टिस्क टिस्क, मेरी ताकत का 30% वाला मूव खाने के बाद भी तुम खड़े हो सकते हो। वो अपनी कलाई घुमाता है और उसकी आंखों में शैतानी चमक जाती है। उसने आगे कहा, तुमने मेरी इस बाजू से काफी खून बहाया है। तुम्हारे इस एहसान को चुकाने के लिए बताओ, क्या मुझे तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को तोड़ना चाहिए या उन सबको एक एक करके चूर चूर कर देना चाहिए? युनचे ने अपने दांत भींचे और जबरदस्ती अपनी हैवी सोर्ड उठाई। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आवाज में मजबूती थी। उसने कहा, अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं फिर भी तुम्हारे शरीर पर कुछ और घाव छोड़कर जाऊंगा। इतना बोलकर युनचे दहाद्दा और अपनी हैवी सोर्ड उठाकर फंग चिहो पर अटैक कर दिया, जो उससे सिर्फ 3 कदम दूर था। फंग चिहो जोर से हंसा, हा 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 हा। उसकी नजर में युनचे का अटैक बेहद कमजोर था। फंग चिहो ने मजाक उड़ाते हुए ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही फंग चिहो का हाथ ड्रैगन फॉल्ट को छूने वाला था, युनचे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। परगेटोरी गेट खुल गया। गिरने की कगार पर खड़ा युनचे अचानक एक खतरनाक जानवर में बदल गया और उसका पूरा शरीर एक डरावनी ताकत से भर गया। युनचे चिल्लाया, फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार। ड्रैगन फॉल्ट से एक आसमान हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकली। युनचे के पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी और मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैलने लगीं। इस अचानक बदलाव से फंग चिहो का चेहरा बिगड़ गया। इतनी करीबी से उसे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। युनचे की सारी ताकत से भरा वो अटैक सीधे उसकी बाजू पर पड़ा। हड्डी के चूर चूर होने की आवाज एक दुनिया हिला देने वाले धमाके में डूब गई। फंग चिहो की बाईं कोहनी की हड्डी टूट चुकी थी। उस हमले से उसका शरीर एक लट्टू की तरह घूमता हुआ 300 मीटर दूर एक पहाड़ से टकराया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फंग चिहो टूटे हुए पत्थरों से एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ उठा। उसकी बाईं बाजू बुरी तरह लटक रही थी। असहनीय दर्द महसूस होने पर वो पागलपन में चिल्लाया, युनचे, मैं तुम्हारे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही वो चिल्लाया, उसके सामने युनचे फिर से आ गया, जिसकी ताकत जरा भी कम नहीं हुई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। फंग चिहो चिल्लाया, अब मरो। गुस्से में उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी अपनी दाईं हथेली में डालकर युनचे के सीने पर अटैक किया, इस इरादे से कि वो उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन फंग चिहो का हाथ हवा में ही रह गया। उसके चारों तरफ एक ही समय में 4 युनचे आ गए थे। एक अनुभवी होने के नाते फंग चिहो घबराया नहीं। उसने युनचे की पोजीशन को लॉक करने के बजाय अपनी सारी फीनिक्स प्रोफाउंड एनर्जी को चारों दिशाओं में फैला दिया। बैंग की आवाज के साथ युनचे तेजी से फंग चिहो के पीछे पहुंचा और ड्रैगन फॉल्ट को उसकी पीठ पर दे मारा। उसी समय फंग चिहो के शरीर से निकली प्रोफाउंड एनर्जी ने भी युनचे के सीने पर एक जोरदार हमला किया। दोनों ताकतें एक साथ फट गईं, जिससे पहाड़ कांप उठे। युनचे के सीने से खून का फव्वारा फूटा और उसे दूर फेंक दिया गया। फंग चिहो की हालत और भी खराब थी। उसे ड्रैगन फॉल्ट ने जमीन पर पटक दिया था और उसकी पीठ पर एक गहरा घाव बन गया था। जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि युनचे हवा में फ्लोट कर रहा था। फिर युनचे का शरीर आग से जल उठा। उसने एम्पिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए एक टूटते तारे की तरह नीचे झपटा। फंग चिहो अविश्वास में चिल्लाया, को क्या? उसकी आंखें फैल गईं। युनचे न सिर्फ हवा में था, बल्कि वो हमले की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। फंग चिहो ने अपनी बची हुई सारी ताकत अपनी दाईं हथेली पर इकट्ठी की और एक दहाड़ के साथ उसे युनचे पर छोड़ दिया। युनचे के नीचे आने की रफ्तार कम नहीं हुई। वो फेंग चिहो के हमले को सहने के लिए तैयार था ताकि वो अपना हमला कर सके।
ये जान के बदले जान लेने वाली लड़ाई थी। फेंग चिहुओ की आंखें फटी रह गईं और वो दहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बूम की आवाज के साथ युनचे की ड्रैगन फॉल्ट और फेंग चिहुओ की हथेली एक ही समय पर एक दूसरे से टकराई। युनचे की बाजू की ब्लड वेसल्स फट गईं, सीने से खून निकला और कई हड्डियां टूट गईं। उसका शरीर 300 मीटर ऊपर उछल गया, जबकि फेंग चिहुओ की बाईं छाती की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और उसका दिल अपनी जगह से 1 इंच खिसक गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के जूनियर ने उसे इतना गंभीर घाव दिया है, जबकि उसका अपना हमला उसे तोड़ नहीं पाया। युनचे हार जीत नहीं, बल्कि फेंग चिहुओ की मौत चाहता था। स्काई वुल्फ स्लैश! हवा में रहते हुए ही उसने अपनी सारी ताकत हेवी सोर्ड पर लगाकर एक और हमला किया। स्काई वुल्फ का फैंटम फेंग चिहुओ से टकराया, जिसने मुश्किल से उसे रोका, लेकिन वो 30 मीटर तक पीछे घिसटता चला गया। इससे पहले कि वो सांस ले पाता, युनचे फिर से उस पर आ गिरा था। फेंग चिहुओ ने चीखकर अपनी फायर को एक तलवार में बदला, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया, बल्कि युनचे की हेवी सोर्ड को रोकने की कोशिश की। युनचे अपनी जान की बाजी लगा रहा था, लेकिन फेंग चिहुओ ऐसा क्यों करता? इस पागलपन के सामने उसका गुस्सा अब डर में बदल चुका था। युनचे के हर हमले के साथ उसकी बाजुओं से और खून बह रहा था और उसके घाव गंभीर होते जा रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। हर हमला पहले से ज्यादा खतरनाक था। बूम 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 की लगातार आवाजें गूंजने लगीं। युनचे का हर एक अटैक जिसे फेंग चिहुओ रोक रहा था, उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कोई पहाड़ बेरहमी से उससे टकरा रहा हो, जिससे उसके अंदरूनी ऑर्गन्स फटने को हो रहे थे। युनचे की खून जैसी लाल आंखों और उसकी बाजुओं से होती हुई भयानक टक्कर का सामना करते हुए वो सच में डरने लगा था। इस समय युनचे की हेवी सोर्ड के दबाव में पीछे हटना तो दूर, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। युनचे की नजरें पहले ही धुंधली लाल हो चुकी थीं और इस लाल रंग की दुनिया में सिर्फ फेंग चिहुओ ही बचा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मारने का इरादा था, लेकिन फेंग चिहुओ अभी भी एक हाई लेवल थ्रोन था। युनचे के सबसे शक्तिशाली स्टेट में भी वो उसके हमलों को एक के बाद एक रोक रहा था। युनचे का चेहरा और भी गंभीर हो गया जब अचानक उसकी बाईं बाजू से एक सैन रंग की रोशनी निकली। फेंग चिहुओ पहले ही बड़ी मुश्किल से हेवी सोर्ड को सह पा रहा था। जब प्रोफाउंड हैंडल निकला तो उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं बची थी और वो सीधा उसके सिर पर जा लगा। तुरंत उसके सिर से एक धमाके की आवाज आई और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ता चला गया। फिर वो 150 मीटर दूर जमीन पर गिरा, जिससे एक कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसके नीचे उसका सिर और ऊपरी शरीर दफन हो गया था। फेंग चिहुओ चिल्लाया, आ तुम कमीने! फेंग चिहुओ ने एक जानवर जैसी दहाड़ मारी और जोर से उस गड्ढे से बाहर कूदा। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उसके माथे पर एक मुट्ठी के साइज का खूनी गड्ढा बन गया था। इससे पहले कि वो गालियां देता, उसकी आंखों के सामने युनचे का फिगर फिर से चमका। फिनिक्स फायर से जलती हेवी सॉर्ड एक बार फिर उसकी आंखों में दिखाई दी, साथ ही वो सायन रंग का प्रोफाउंड हैंड जो एक हेवी सॉर्ड में बदल चुका था। फेंग चिहुओ की आंखें लाल हो गईं और उसने दोनों हाथों से अपनी फायर की तलवार पकड़ ली। उसने अपनी सारी ताकत उसमें डालकर युनचे की हेवी सॉर्ड और प्रोफाउंड हैंड का सामना किया। बूम की आवाज हुई। उस पल में आसपास के 3 छोटे पहाड़ एक साथ गिर गए। समतल हो चुकी जमीन पर ऐसा लग रहा था जैसे एक खूनी चंद्रमा उग आया हो, जिसके अंदर सारे पत्थर और पेड़ धूल में बदल गए थे। वो दोनों सूखे पत्तों की तरह 2 अलग अलग तूफानों में फंसकर अलग अलग दिशाओं में गिर रहे थे। फेंग चिहुओ का शरीर जोर से एक पुराने पेड़ से टकराया। वो पलटकर जमीन पर गिरा और बुरी तरह खांसने लगा। हर खांसी के साथ खून के थक्के निकल रहे थे, लेकिन ऐसी हालत में भी उसके पास सांस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि युनचे का फिगर एक बार फिर एक गोस्ट की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। युनचे की हालत इस वक्त उससे भी खराब लग रही थी। उसका पूरा शरीर खूनी लाल था और जिस हेवी सोर्ड को वो पकड़े हुए था, उससे खून की लाइनें बहकर नीचे टपक रही थीं, लेकिन उसका रोब और रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई थी। अगले ही पल युनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया और उसके सामने आ गया। फेंग चिहुओ चिल्लाया, तुम पागल हो! उसकी आंखें झटके से इतनी फैल गईं कि लगभग बाहर निकल आएंगी। वो देख सकता था कि युनचे कितना गंभीर रूप से घायल था, लेकिन ऐसी हालत में भी वो अपना हमला जारी रखे हुए था। फेंग चिहुओ 100 साल से ज्यादा जिया था, पर उसने कभी ऐसा पागल नहीं देखा था। उसने अपने दांत भींचे। जैसे ही वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा करने वाला था, उसकी आंखों में एक आसमानी नीले रंग का ड्रैगन रिफ्लेक्ट हुआ, जो आसमान की तरफ दहाड़ रहा था। यह था ड्रैगन सोल डोमेन। आत्मा को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ से फेंग चिहुओ का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर गहरा डर छा गया।
उसने जो प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा की थी वो उसके डर के मारे बिखर गई। इस मौके का फायदा उठाने के लिए युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन सोल डोमेन एक्टिवेट कर दिया था। यह न सिर्फ उसे अपने निशाने पर हमला करने देता बल्कि दुश्मन के सारे प्रोफाउंड एनर्जी डिफेंस को भी तोड़ देता था। युनचे ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को अपने दोनों हाथों पर जमा करके हमला कर दिया। युनचे चिल्लाया, फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार। हेवी सोर्ड उठी और फंग चिहुओ के दिल की तरफ बढ़ी। मौत का सामना करते हुए फंग चिहुओ ने अपने कांपते हुए हाथों से मुश्किल से एक डिफेंस बैरियर बनाया। बूम की तेज आवाज हुई, जमीन फट गई। फेंग चिहुओ का बनाया हुआ डिफेंस एक साबुन के बुलबुले की तरह फट गया। दुनिया हिला देने वाली आवाज के बीच उसके पैरों के नीचे दरारें तेजी से फैल गईं और फेंग चिहुओ उसकी नजर से पूरी तरह गायब हो चुका था। जमीन में न जाने कितना गहरा धंस गया था। टिप टिप की आवाजों के साथ युनचे की उंगलियों से ताजा खून बह रहा था। उसके पिछले हमले ने उसके शरीर पर अनगिनत क्रैक्स बना दी थीं। बैंग की आवाज हुई। ड्रैगन फॉल्ट उसके हाथों से बेजान होकर गिर गई। युनचे की आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई और उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। अचानक दर्द भरी कराहने की आवाज आई। युनचे का चेहरा बदल गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। स्काई वुल्फ स्लैश से बनी खाई के किनारे से एक हाथ निकला। फिर एक पूरी तरह से खून से लथपथ फिगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। यह फंग चिहुओ था। जस्मिन ने धीमी आवाज में कहा, अरे बाप रे, ये अभी तक मरा नहीं। फंग चिहुओ अपनी सबसे बुरी हालत में था, लेकिन वो जिंदा था और उसकी हालत युनचे से बेहतर लग रही थी। युनचे ने सोचा, नामुमकिन, ड्रैगन सोल डोमेन के अंदर उसके पास बचाव की ताकत नहीं थी। वो कैसे नहीं मरा? फंग चिहुओ लड़खड़ाते हुए खद्दा हुआ और युनचे को देखकर एक भद्दी हंसी हंसा। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम जैसा एक छोटा कमीना मुझे कैसे मार सकता है? वो आगे बढ़ा, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके चीर दूंगा। ठीक उसी वक्त एक विशाल फिगर ऊपर से गुजरा। युनचे ने संघर्ष करके अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो चिल्लाया, लिटिल चान! स्नो फिनिक्स के पंखों का आधा हिस्सा खून से रंग गया था, लेकिन वो फिर भी उड़कर आई। उसने अपने पंख फडफडाए और 3 बर्फ की नुकीली चीजें सीधे फंग चिहुओ की तरफ छोड़ा दी। फंग चिहुओ का शरीर पूरी तरह टूटा हुआ था, इसलिए वो हमले से बच नहीं पाया। तीनों बर्फ की नुकीली चीजें उसके शरीर के आर पार हो गईं और एक ने उसके गले में एक खूनी छेद कर दिया। फंग चिहुओ की आंखें फैल गईं। वो पीछे की तरफ गिरा और फिर हिला नहीं। इस बार वो सच में मर चुका था। युनचे ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसका दिमाग शांत हुआ, ड्रैगन सोल डोमेन के साइड इफेक्ट्स बढ़ गए और उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली हो गई। इसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना। First,